नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित एकेडमी पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्जाम होना है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब आपके पास समय है नहीं। अब आपको जितनी तैयारी करनी थी उतनी आप लोग तैयारी कर चुके हैं। तो अब लास्ट समय में अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मेरी तैयारी तो मैंने कर रखी है लेकिन उसके बावजूद फिर मुझे थोड़ा-सा अंदर से डर लग रहा है। तो ये वीडियो जो है आपका उस डर को खत्म कर देगी, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। ये वीडियो लास्ट तक देखना है। कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीकों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बेहतर नंबर गेन करने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, इस वीडियो से मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता लेकिन 15 से 20 नंबर आपके यहाँ पर इंक्रीज होते दिखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। 15 से 20 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, 15 से 20। ठीक है, लेकिन जिन तरीकों को मैं बताने वाला हूँ इन तरीकों को आपको अपनाना है। ठीक है, चलो भाई वीडियो को करते हैं शुरुआत। आपने देखा होगा भाई कि तुक्का लगाना, क्या एग्जाम में तुक्का लगाना सही होता है? क्या एग्जाम में सही तरीके से तुक्का लगाना सही होता है, या फिर तुक्के में मतलब तुक्का क्या हम ये कहते हैं कि भाई 4 ऑप्शन है कोई भी आंख बंद करके लगा दो, है ना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को ऐसा करके कुछ मतलब लोग लगा देते हैं सवाल, है ना? मैंने कई बार ऐसे देखी है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आँख बंद करके लगाना सही है, पढ़ करके लगाना सही है। कुछ टीचर्स तो ऐसा बोलते हैं भाई कि आप क्वेश्चन को पढ़ो ही ना, आप ऐसे लगा कर चले जाओ। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, आपको पता है कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है, ठीक? उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होगा, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो इसका पैटर्न और टारगेट क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके 150 नंबर हैं, ठीक है, 150 जो क्वेश्चन है और 150 ही मिनट होंगे आपके और 150 ही नंबर का होना है पेपर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होना है। कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, सबसे बढ़िया बात तो ये है। ठीक, बात समझ में आई? अब आपकी जो भी कैटेगरी, आप जनरल से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं, तो आपको पता होगा पासिंग स्कोर क्या होता है। ठीक है, तो जनरल की अगर हम बात करें, जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 90 नंबर पासिंग होता है। एससी, एसटी, ओबीसी, आपको अगर हम इनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि 82 नंबर पासिंग मार्क होता है। तो ये चीजें आपको पता है। अब आपको लगता है कि सर पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी बात करिए। हाँ, तो उसकी भी बात करते हैं भाई। ठीक, अब देखो यहाँ पर परीक्षा का जहर। अब जैसे हम अगर तुक्के की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे अरे तुक्के वाली वीडियो यूं ही व्यूज पाने के लिए बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार एग्जाम में बच्चा वो फेल हो जाता है जो सही तरीके से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाता। कई तरीके से कई बार देखने को मिलता है कि आपको आता होता है लेकिन आप कर नहीं पाते, कई बार टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कई बार आपको समझ नहीं आता किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। तो जो स्मार्ट तरीके से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेगा, स्मार्ट तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलेगा, वही पेपर में पास होता है। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर भाई जो तुक्का लगाना है ये जहर है या दवा है। तो देखो अगर हम बात करें जहर की, ठीक, तो जहर क्या होता है, जहर खा करके इंसान मर जाता है भाई। ठीक, लेकिन अगर आपको सांप ने काट लिया है तो सांप की जो जो उसकी दवा बनेगी, जो आपको बचाने का काम करेगी, वो भी उसकी जहर के, सांप का जो जहर होगा उसी से बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तुक्का लगाना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर सही तरीके से करेंगे तो सही होगा, अगर यूं ही आप बिना पढ़े कुछ भी लगा करके चले आएंगे तो आप वहां पर फेल भी हो सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर की वीडियो देख लेंगे, भाई हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, तुक्का मार के चले आएंगे, फिर अगर नहीं पास हुए तो सर के कमेंट में आकर के यहाँ पर उल्टा सीधा बोलेंगे। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई करी है, 20-30% भी पढ़ाई करी है, 40% ऊपर आपने कितनी भी करी हो, तो वीडियो आपके लिए। अगर जीरो आपकी तैयारी है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, अभी बंद कर दो। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं कि भाई ये किस प्रकार से जो सही तरीका होता है तुक्का लगाने का, वो क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पेपर सॉल्व करते समय इन 3 तरीके के प्रश्न आपको ध्यान रखने। 3 तरीके के प्रश्न कौन-कौन से होते हैं? 3 तरीके के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि जो 50-60 प्रश्न होंगे, 50 से 60 प्रश्न जो होंगे वो 100% आपको आते होंगे। ये तो सही बात है भाई, 100% आपको चीजें पता होंगी, 50-60% जो प्रश्न होंगे। उसके बाद 70 से 80 प्रश्न होंगे, 50-50 मतलब 50-50 वाला जो होता है ना कि भाई 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो वो कैसे करेंगे? उसके बाद 7 से 8 या फिर हमें मानकर चलते हैं कि 10 प्रश्न। हमें मान करके चलते हैं कि आपके जो 10 प्रश्न होंगे,
इसमें जो है आपको कुछ नहीं पता होगा तो यहाँ पर आप किस प्रकार से करेंगे, तो यही बेसिक 3 प्रकार से आपके बनेंगे। अगर हम थोड़ा सा और इसको तोड़ मरोड़ कर समझें तो यहाँ पर 30% जो होंगे जिनको आप इजी बोल सकते हैं कि इजी होंगे, जो आप कर लेंगे। अब इसको अभी करना कैसे उसकी भी बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो 30% इजी होंगे उसकी बात करेंगे, मॉडरेट होंगे 40%, उसके बाद हार्ड होंगे 30%। कोई भी एग्जाम हो उसमें हार्ड भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और इजी भी आते हैं। तीनों प्रकार के कॉम्बिनेशन से पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका भाई यूपी टेट का एग्जाम है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर, ठीक है, यूपी टेट, बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। चलो अभी ठीक दिखाई दे रहा होगा, ओके। ठीक, अब देखो जैसे मान लो आपका यूपी टेट का पेपर है, यूपी टेट का पेपर है भाई, ठीक है। अब इसमें आपको पता कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछता है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना, आपके जो है यहाँ पर सीडीपी हो गया, सीडीपी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका हो गया ईवीएस हो गया, उसके बाद मैथ्स हो गया, मैथ हो गई सब्जेक्ट, उसके बाद L1 होगी आपकी और L2 होगी आपकी, यही 5 सेक्शन होंगे आपके, यही 5 सेक्शन होंगे, इनसे ज्यादा तो आपका नहीं है कुछ, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे, मान लो भाई आपका यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं सीडीपी के हमें 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस के हमें 10 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस के 10, सबके हम मान लेते हैं कि हमें भैया पहली बार हमने जब पेपर को ओपन किया तो हमें 10-10 क्वेश्चन ही आते हैं, 10-10 ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले कि भाई 10-10 हम कर सकते हैं। अब अगर इन 5 सेक्शन में 10-10 नंबर के आपको आते हैं तो टोटल हो जाते हैं आपके कितने नंबर हो जाते हैं भाई, टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, 60-70 हो सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन बराबर कितने हो जाएंगे, 50 नंबर, 50 मार्क्स हो गए। अब मुझे ये बताओ, जब आप इन 10-10 सवाल को कर लेंगे के बाद आप देखेंगे कि हमें कितने नंबर लाने हैं। अगर आप जनरल में हैं तो आपको 40 नंबर, अदरवाइज आपको 32 नंबर की जरूरत है। अब अगर मान लो ये सब सारी चीजें करने में आपको समय कितना लगा, ये समय में अगर पूरा समय आपको लग जाता है 30 से 40 मिनट भी अगर आपका लग जाता है, तो अब बताओ 50 क्वेश्चन को अगर आपने 30 से 40 मिनट में कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा, 30 होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब जो आपने यहाँ पर सीडीपी के 10 क्वेश्चन किए हैं, 10-10 आपने क्वेश्चन किए हैं, अब इसको ओएमआर में कैसे भरना है उसकी भी बात समझ लो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई एक पढ़ेंगे क्वेश्चन उसके बाद कर देंगे, है ना, तुरंत तुरंत से भरते हैं तो इसमें समय ज्यादा लगता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि सर मैं तो पूरा पेपर कर लूंगी उसके बाद में ओएमआर भरूंगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, भरूंगी या भरूंगा, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं भाई। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैं जो सजेस्ट करता हूं, अगर आपको चीज समझ में आए, अदरवाइज तो आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको ओएमआर पर क्या करना है, ओएमआर पर 10 क्वेश्चन आपने जैसे किए तुरंत आपको फिल कर देना है। 10 क्वेश्चन सीडीपी के खत्म हुए, आपने ओएमआर पर भर दिया, नेक्स्ट आप गए इसमें भी आपने ओएमआर पर भर दिए। तो जब आप ओएमआर पर भरते हुए ऐसे चले जाएंगे तो आपको पता है कि 50 नंबर हमारे पक्के हो गए 40 मिनट में, 40 मिनट में हमारे 50 नंबर पक्के हो गए। अब आपके पास समय कितना बचा, 110 मिनट बचा, 150 मिनट थे, अब आपके पास 110 मिनट बचा हुआ है। अब आप देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा तो आपको वहां पर लग रहा है कि ये तो हमें आता ही नहीं है, दूसरा पढ़ा ये भी, इसमें भी डाउट है, तीसरा पढ़ा उसमें भी डाउट है, तो आप एक दो जो 2-3 स्टार्टिंग क्वेश्चन देखते हो उसमें आप घबरा जाते हो, बिल्कुल, फिर आपका वहां पर जो संवेग है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर, फिर आपका वहां से संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है स्किप कर देना है, आगे बढ़ जाना है, स्किप करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक। जब आप स्किप करते हुए आगे बढ़ जाओगे तो पूरे पेपर में 150 में से 50 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो आपको इजी लगेंगे, जो आप एक बार देख करके टिक करके आगे बढ़ जाओगे, तो इजी होंगे, ये पहले कर लेने। अब उसके बाद ये बाकी सारे छोड़ने थोड़ी ना है, अब ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें कुछ होंगे मॉडरेट लेवल के, कुछ होंगे हार्ड लेवल के। अब जो मॉडरेट लेवल के हैं उनमें क्या ट्रिक अपनानी है,
हार्ड लेवल के हैं उसमें क्या ट्रिक अपनानी है ये मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब तुक्का कैसे लगाना है। देखो भाई, अब देखो ध्यान से कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको आपने पढ़ रखा है। अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनको आपने पढ़ रखा है, जिनको आपने क्या कर रखा है, जिनको आपने पढ़ा होगा, ठीक, उसका ऑप्शन भी पढ़ा होगा। भाई कॉमन सी बात है, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आंसर भी आपने पढ़ रखा होगा। अब आपके यहाँ पर ऑप्शन कितने आएंगे, आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। अब मान लो क्वेश्चन कुछ भी है, क्वेश्चन कुछ भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ रखा तो आपको याद आता, हाँ अरे यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा था लेकिन इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है यहाँ पर ए बी सी डी। जब आप इन ऑप्शन को पढ़ेंगे कोई ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जिससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका ये होगा, इसका यही होगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, जब आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ रखे होते हैं और जब आप ऑप्शन देखते तो हाँ याद आ जाता है कि हाँ ये वाला होगा। तो जब आपके सामने ऐसा सवाल आए जिसमें आपको डाउट हो और आपको पता कि क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, तो आपको अचानक से चीजें याद आ जाती हैं। हो सकता है पहली बार जब आप पढ़ रहे थे तो आपको चीजें ना याद आई हों, दोबारा से जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। तो पहला तरीका यही होता है कि आपको अचानक से याद आता है, आपको लगता है कि ये चीज मैं पढ़ चुका हूँ। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो आपको लगता है कि पढ़ रखा है हमने, वही ऐसा आंसर होता है। वो भी वो जो सवाल जो इस प्रकार के आएंगे उसका आंसर यही होता है। बात समझ में आई? तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर बात समझ में आई? तो अब मान लो भाई आपने 30 मिनट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर लिए, जैसे कि आपने सीडीपी, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपने चूज कर लिए, 10-10 सवाल आपने कर लिए, तो 50 आसान प्रश्न खोज करके आपने यहाँ पर कर लिए, जिससे क्या होगा भाई, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और जो इमोशन होंगे, जो आपका संवेग होगा, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ठीक, फिर आप वहां पर टाइम को अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, टेंशन फ्री होकर के आप करेंगे, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर 32 नंबर के लिए फाइट करनी होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो यहाँ पर जैसे आपको कई बार चीजें बताई जाती हैं कि भाई अब आपको यहाँ पर तुक्का लगाने की अगर हम बात करें, ट्रिक 1, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट भैया आपकी चीजें शुरू होती है कि भाई तुक्का कैसे लगाना है। तो ट्रिक 1 में हम ये बस आपको यही बताएंगे कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कई बार देखते हैं कि उसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है जो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लिखा होता है, बहुत ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है उसमें, वो वाला सही होता है। लेकिन अब कहोगे सर सीडीपी तो हमारा जो ऐसा सब्जेक्ट है, सीडीपी में तो कथन पूछ लेता है कि बताओ भैया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें 4 मनोवैज्ञानिक लिखे होंगे, है ना। मनोविश्लेषणवाद की अगर बात करें तो इस प्रकार से अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में ये चीज आप नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि यूपी टेट में पैडागोजी कम पूछेगा, हो सकता है 2-4 सवाल आ जाएं। अगर पैडागोजी के सवाल आते हैं, ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं, अगर पैडागोजी के सवाल आते हैं तो उसमें आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। भाई अगर मान लो ऑप्शन दिए स्किनर, चॉम्स्की, अल्बर्ट बंडूरा और जीन पियाजे, उसमें क्या कर लोगे आप? आपको सिद्धांत पूछा होगा, आपके कथन लिखे होंगे, उसमें क्या कर लोगे आप? ऑप्शन में नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, पैडागोजी या फिर आप अदर सब्जेक्ट, जैसे आप मान लो एसएसटी वगैरह है, ठीक, एसएसटी वगैरह है, तो उसमें आप ये चीज देख सकते हो, उसमें आप आराम से कर सकते हो। ठीक, ये वाली जो ट्रिक है अपना सकते हो। अब देखो यहाँ पर भाई कोई ऑप्शन बहुत लंबा या फिर डिटेल में समझाया गया हो तो वही सही होता है, लेकिन यूपी टेट के सीडीपी में, ईवीएस में ये चीजें काम नहीं करेंगी। मैथ में लगाने लग जाओ भाई, मैथ में कहाँ से काम कर जाएंगे भाई? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो पहला जो मेथड है, जो ये हालांकि काम करेगा, आपका सीटेट में काम करेगा, एसएसटी में काम करेगा, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जब आपको सवाल नहीं पता हो तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर आपको पता 100% तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। जब आपको 100% पता तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड कौन से होते हैं? अब देखो यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड की बात करेंगे, जहां पर एक्सट्रीम वर्ड आ जाते हैं, जैसे केवल, यह केवल उनके लिए है, गलत बात, यह सिर्फ उनके लिए है, यह एकमात्र साधन होगा, ये चीजें जो होती हैं गलत होती हैं। बच्चे को दंड देना, पनिश करना, अलग करना, है ना, ये सारी चीजें गलत होती हैं। ये सारे टैग वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। निगेटिव, हमें ध्यान रखना है कि निगेटिव वाला ऑप्शन हमें सही नहीं करना है, लेकिन सही करना है कब? देखो,
अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे पॉजिटिव तो इसका जवाब होगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पूछेगा तो जवाब होगा पॉजिटिव। ठीक, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि बताओ निम्नलिखित सिद्धांत में निम्नलिखित क्वेश्चन के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा या कौन सी प्रक्रिया सही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही है, तो सही वाला बताना है। और या फिर आपसे पूछ ले इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं, मतलब एक बेहतर साबित नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव लगाना है, क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पूछे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव। और टैग वर्ड भाई आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो जैसे रटना है, केवल है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है पेपर में। ठीक है, रटना, केवल, दंड, पनिश करना, नेगेटिव, परीक्षा के लिए पढ़ाना, ये सारी चीजें जो है आपको हटा देनी है वहां से, ये सारी चीजें सही नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद अब ट्रिक जो थर्ड हमारी है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। भाई बहुत बढ़िया मेथड है ये, बहुत जगह मतलब हर जगह आप इसका यूज कर सकते हो। आपका हार्ड लेवल हो या फिर मॉडरेट लेवल हो, दोनों जगह आपको काम ये करते हुए दिखेगा। कैसे? अब जैसे मान लो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको लग रहा है कि आपको आंसर नहीं पता उसका, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको बाकी के अगर 2 भी ऑप्शन पता है तो आप उनको हटा दोगे, कट कर दोगे कि यह नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक, जब आपको ऐसा लग जाए कि ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, उनको आपको हटा देना है। ठीक, जो ऑप्शन बिल्कुल असंभव लगे उन्हें सबसे पहले हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, फिर आपके पास कुछ ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर सवाल बिल्कुल नया है तो उसे ऑप्शन को चुने अपने पहले पढ़ा या सुना है। ये चीज मैं आपको अभी इससे पहले भी बता चुका हूँ। मान लो आपके सामने सवाल नया आ गया, आपने कभी उसके बारे में पढ़ रखा होगा, तो आपको वही ऑप्शन चुनना है जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिससे आप रूबरू हो चुके हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा दिमाग हमेशा सही चीज की तरफ आकर्षित होता है, तो कई बार आप देखते हैं कि जो हमने सवाल कभी पढ़ा है तो उसका ऑप्शन हमें ये लगता है कि हाँ यही होगा, और एक नज़र में जो हमें लग जाए वो सही भी होता है, क्योंकि हमारे जो आकर्षण है ना उसके प्रति ज्यादा होता है, जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज आप ध्यान देंगे, अगर नोटिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में आपको ध्यान रखना है, जो चीज हमने पहले पढ़ रखी है उसका जो ऑप्शन होगा वो भाई हमें पता चल जाएगा कि ये हमने पढ़ रखा है, जो पढ़ रखा उसी के साथ में जाना, अगर चीजें आपको नहीं पता है तो। एलिमिनेट करने का मतलब यही कि भाई हमने जो नहीं पढ़ा उसको हटा देना, जो पढ़ा है उसको लगा देना। ठीक, अगला, अभी देखो जादुई ऑप्शन, मैजिक ऑप्शन की अगर हम बात करें, आपके पेपर में अगर आ जाए कि 4 कथन दिए गए हैं, ये सत्य है, बी यह कथन होगा, मतलब ए करके बी करके फिर तीसरा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला नहीं सही होता है। ज्यादातर इस तरीके के ऑप्शन बोथ वाले सही हो जाते हैं, ए एंड बी वाले। ठीक, ए एंड बी वाले या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो अगर आपको देखने को मिले ए और बी दोनों, इसको टिक कर देना है, जब आपको पता ना हो तब, पता है तो आप तो कर ही लोगे। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, यूपी टेट में बहुत काम करता है भाई, यूपी टेट में आप डीएलएड में देखो, डीएलएड में बहुत सारा काम करता है ये, यूपी टेट में काम करता है, सी टेट में ऐसे सवाल आते ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, 90 से 95 मामले में यह ऑप्शन सही होता है, इस बात को आपको समझना है। अब जो पांचवा तरीका है, पांचवा तरीका क्या है भाई, अब आपके एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो अजर्सन और रीजन वाले होंगे, अजर्सन और रीजन वाले होंगे। आप कहोगे सर ये कैसे सवाल हम करेंगे? अब देखो आपके सामने एक कथन दिया होता है, एक दिया होता है कारण, और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो अब आपको चेक करना है कि अजर्सन जो आपका कथन है क्या वो सही है। अगर वो मान लो गलत साबित हो गया, अगर गलत है तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे, जिसमें होता है दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, ए आर ए की व्याख्या नहीं करता, इस प्रकार वाले 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, जिसमें होगा ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ठीक, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर ए हमारा सही है, ए सही है तो आपको ए सही आर गलत पर लगाना है, या फिर ए गलत है तो ए गलत है आर सही पर लगा देना है। अब यहाँ पर कुछ सवालों में ऐसा भी ऑप्शन बन जाता है कि दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, इस प्रकार से बनते।
तो अगर इस प्रकार से दोनों गलत मान लो बन जाए और आपको पता है कि कथन भी हमारा गलत हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर रीजन भी चेक करना होगा, और रीजन भी अगर आपका गलत है तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक, दो कंडीशन हो गई, दोनों समझ में आई। ठीक, अब देखो अगर मान लो ऐसा सवाल बन जाए अजर्सन रीजन से कि भाई हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा, तो अब आपको क्या करना है, दोनों सही है। जब आपको लगे कि यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा है तो दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी करेगा एक ही, तो इस ऑप्शन को टिक कर देना है। 70 से 80% भाई कुछ ना करने से बेहतर है कि 70 से 80% चांसेस आपके रहेंगे कि आपको नंबर मिल जाए। बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आएगी नहीं बताओ? पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद जो मैंने आपको दो बताया कि भाई तरीका जो ऑल ऑफ द अबव है, बोथ वाले, इनका ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि असर्शन रीजन में जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक, एक तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो तभी काम करेगा जो आपकी पेडागोजी आएगी या फिर अदर सब्जेक्ट जैसे आपकी एसएसटी हो जाएगी। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा जो आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है और ऑप्शन भी आपको जाना पहचाना लगे, वही लगाना भी। ठीक, जब आपको लगे कि क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है तब करना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? और आपका पेपर कब है कमेंट करके ये भी बता देना। अब बात करेंगे ओएमआर। ओएमआर कैसे भरेंगे भैया? तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग तो भाई ऐसा भी करते हैं कि एक क्वेश्चन भरा, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में टिक कर दिया। तो इसमें देखो आपका फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। कैसे? मान लो आपके पास भाई 30 मिनट का समय है और 30 मिनट का समय है, आपने किया भाई पहला पहला और उसके बाद में आपने यहाँ पर गोला कर दिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट था और आपने गोला भर दिया तो फिर आप वहां पर सही नहीं कर पाओ। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है, अगर आपको चीजें समझ में आए, आपको जैसे भाई अगर मेरा तरीका सही लगे तो आप करिएगा, अदरवाइज आप अपने तरीके से करिएगा। आप 30 के 30 क्वेश्चन आप देख लो, पढ़ लो सही तरीके से। उसके बाद में जितने भी आपको आ रहे हैं टिक कर लो, पेपर पर टिक कर लो। उसके बाद एक साथ में ओएमआर पर भर लो, एक सेक्शन का एक साथ में भर लो आप। ठीक, समय बचेगा, आराम से हो भी जाएगा। जो स्किप किए हैं वो बाद में हमें करने हैं, ये चीज तो आपको पता ही। इससे पूरा पेपर हल करने के बाद में ओएमआर भरना, ये इसमें जो है समय खत्म हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारा तो छूट गया पेपर। तो क्यों छूट जाता है भाई? जब आप क्वेश्चन को देखते हो, जैसे मान लो आप सीडीपी में हो और सीडीपी में बहुत अच्छी आपकी तैयारी नहीं, तो आप देखें क्वेश्चन इसका संज्ञानात्मक विकास, अच्छा मनोविकास, मनोविश्लेषण, सक्रिय प्रस्तुत, याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। जब आप ऐसी चीजें करते हो, जब आप ऐसी चीजें करते हो कि भाई याद नहीं आ रहा, काश पता चल जाए, काश अड़ोसी पड़ोसी कोई बता दे, बताने वाला वहां कौन होगा? अब जब आप यहाँ पर सोचते हो तब आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जितने क्वेश्चन आते हैं, मान लो 20 में से 10 आते हैं, 10 कर लो, 10-10 कर लो, 50 क्वेश्चन तो आपके सेफ हो गए ना। आपका सेफ स्कोर 50 हो गया। उसके बाद में बाकी जो आपके बचे हैं वो आप कर लोगे आराम से, समय भी बच जाएगा मतलब भर का। तो इसलिए कहते हैं जो चीजें आ रही हैं उनको कर लो और सेक्शन वाइज यहाँ पर आप ओएमआर भर लो। ठीक है, हर विषय के बाद में आपको यहाँ पर गोले भरने हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 150 जो क्वेश्चन होंगे, 150 में से 150 करने, कोई क्वेश्चन छोड़ कर नहीं है ना। आप कहोगे सर मैंने पूरा पेपर तो बढ़िया कर लिया था लेकिन 10 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए क्योंकि हमें आता नहीं था। तो नहीं आता था तब भी करना था, क्योंकि अगर आप कर देते तो हो सकता है 1-2 नंबर आपके बढ़ जाए, लेकिन छोड़ कर आ गए तो आपकी कॉपी 140 में चेक होगी। ये बात पता है, कोई निगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो भाई आपको 130 प्रश्न आते थे और 20 प्रश्न आपको नहीं पता थे, तो छोड़ना बेवकूफी होगा, बिल्कुल भाई होगा। तो 20 प्रश्न जो है आप चाहो, देखो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि भाई 20 जो प्रश्न होंगे उसको आप एक सीरीज पकड़ करके लगा दो कि भाई आपने ए बी सी डी है तो आप इसको भरते हुए चले जाओ। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अब पेपर का लेवल जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, पेपर का पैटर्न जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो इसमें कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही है, उसकी भी बात करते हैं अभी। तो मैं ये नहीं कहूंगा, अगर मान लो भाई 20 में आपने तुक्का भी लगा दिया, जिसमें आपने तुक्का लगा दिया, पूरी सीरीज पकड़ के लगा दिया, या फिर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे आपने लगा दिया, तो अगर 4 ऑप्शन है तो यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया यहाँ पर। अब 20 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो यहाँ पर 5, मान लो अगर 5 भी नहीं तो आपके 4 नंबर अगर आ जाते हैं तो नुकसान क्या है? छोड़ने से तो बेहतर है। तो इसलिए छोड़ना नहीं, निगेटिव मार्किंग है नहीं, समय आपका आराम से बच जाएगा। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये किस प्रकार से तरीका काम करता है आप देखो यहाँ पर, ये क्या है भाई समझो। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन कितने होंगे आपके,
आपके ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 जो ऑप्शन है आपके पास में, मान लो आपको आपने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, 20 क्वेश्चन आपके शेष रह गए, अब आपको नहीं पता और लास्ट में वो कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो अगर मान लो भाई आपने यहाँ पर ए में लगाए हैं, मतलब किन्हीं मान लो 4 क्वेश्चन में आपने यहाँ पर ए में लगा दिए, ठीक। 5 क्वेश्चन में आपने यहाँ पर 2 में लगा दिया है, सी में आपने 1 लगा दिया है, तो कितना होगा 4 2 6 1 7 और यहाँ पर 3, मतलब 3 गोले डी वाले भर दिए हैं जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, 20 आपके शेष रह गए, 20 आपके शेष रह गए हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये 20 क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो आप देख लो वहां पर ओएमआर में कि भाई ए वाले ऑप्शन हमने 4 क्वेश्चन भरे हैं, बी वाले 2 क्वेश्चन में भरा है और सी वाला और डी वाला। तो अब देखो आप इसको बैलेंस कर लो। आप बैलेंस कैसे करोगे भाई, ए वाले में आप 2 लगा दो, 2 क्वेश्चन और भर दो, फिर उसके बाद इसमें भर दो, उसके बाद इसमें भर दो। तो कई बार ये चीज देखने को मिली है, जब आपका पेपर होता है उसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन बराबर देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, सॉरी 30 क्वेश्चन है, ये चीज कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। 30 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, कितना हो जाएगा बताओ, मतलब लगभग 7 क्वेश्चन, 7 से 8 मान लो, हम 7 मान करके चलते हैं। तो 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में ए सही होगा, 7 में बी सही होगा, 7 में ये, 7 में ये, इसी में 7 या 8 हो सकता है। लेकिन छोड़ने से बेहतर है, ये चीज जो है पेपर में देखी गई है, बहुत बार एनालिसिस की गई है चीजें, तब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। तो एक सीरीज पकड़ करके लगाने से बेहतर ये वाला तरीका है, इसको आप करिए अगर आप लास्ट में छोड़ रहे हो तो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसी नौबत आ जाए कि आपके पास टाइम ना बचे, 5 मिनट बचे और 5 मिनट में सोच रहे हो सर कैसे हम क्या करें, तब आप ये वाला तरीका अपना देना, ठीक है। बाकी चीजें आपको समझ में आई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ABCD की माला बनानी नहीं है, जैसे मैंने आपको जो मतलब कुछ लोग करते हैं भाई इस प्रकार से डिजाइन ये लगा देते हैं, माला नहीं बनानी। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सीरीज से आपको भी नहीं भरना है, ठीक है। हर प्रश्न में अलग ऑप्शन चुनना नहीं है आपको, बचे हुए सभी प्रश्नों के लिए केवल ऑप्शन चुने, या तो सही बी या फिर सी, जो मैंने आपको तरीका बताया उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो जो तरीका मैंने बताया है वही तरीका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मान लो अपने हल किए प्रश्नों को ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ए में हमने 6 क्वेश्चन को भरा है, बी ऑप्शन को हमने 7 क्वेश्चन में भरा है, सी को 5 में और डी को 2 बार में। तो जो कम हो उसको बैलेंस कर दो, बात खत्म, ऐसे कर देना है आपको, ठीक। उसके बाद में बचे हुए सभी अज्ञात प्रश्नों में सबसे कम इस्तेमाल, जो भी कम वाला इस्तेमाल होगा वो आप यहाँ पर कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं, वही चीज है यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैथ जो है पासिंग, अगर तुक्के से आप पास होना चाहते हैं, मतलब आपने तैयारी अच्छी कर ली लेकिन उसके बाद भी डर लग रहा है और आपकी या फिर बेहतर तैयारी नहीं है, तो आप किस प्रकार से पास होंगे। जैसे मान लीजिए 130 प्रश्न आपने हल किए थे, 20 नहीं आते थे, तो अगर आप छोड़ देंगे तो 20 का भाई 0 हो जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कुछ ऑप्शन तो आपको चूज करना ही है, जो तरीका अभी मैंने आपको बताया वो तरीका आपको अपना लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। मैंने जो तरीका बताया है, ऐसा नहीं कि यूं ही कुछ भी बता दिया भाई, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, पेपर को नहीं खोलना है ना, आंख बंद करके लगा देना है, भगवान का नाम लेकर के लगा देना है, ये सारी चीजें नहीं करनी, सारी चीजें नहीं होती भाई। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, सही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे भाई बहन लोग हैं जो पेपर दे करके आएंगे, जिनका पेपर 2 को है यानी कि कल है, कल पेपर 2 वालों का है, जिनका सिर्फ एक पेपर 2 है उनका कल होगा, जिनके दोनों हैं प्राइमरी और जूनियर उनका 3 को होगा, 4 को आपको पता है कि 4 तारीख को जिनका पेपर है वो सिर्फ प्राइमरी लेवल वाले का है। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इस वीडियो से जो भी तरीके आपको बताए गए हैं आप तरीकों को अपना सकते हैं, बेहतर आपका स्कोर होगा। जितने भी लोग हैं भाई समय का ध्यान रखिएगा पेपर में, ठीक है। और टाइम से पहले आपको पहुंचना है, ठीक, टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि सेंटर इस बार दूर भेजे गए हैं, क्योंकि 2021 के बाद में जब पेपर हुआ था, 2021 में पेपर हुआ था तो लीक हो गया था, और उसके बाद फिर 22 में पेपर हुआ था तो सेंटर को दूर भेजा गया था, ये चीज आपको पता है। तो जितने भी लोग हैं आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पेपर करिएगा, और जब पेपर में कुछ भी ना आए तो आप याद कर लीजिएगा सुमित सर को,
और जो तरीका सुमित सर ने बताया है, इन तरीकों को थोड़ा सा आप फॉलो करके देखिएगा। कुछ ना करने से बेहतर है कि आपका बेहतर स्कोर हो जाए। आपका उद्देश्य इतना होना चाहिए कि कम से कम, कितना भी कम नंबर आए, पासिंग मार्क तो आपको लाना ही है और पासिंग मार्क ही आपको यहाँ पर लाने होते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोर आपको करने की ज़रूरत नहीं, करना चाहो भाई कर लो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसलिए सिर्फ आपको पास करके सर्टिफिकेट रख लेना है, ठीक है। और बार बार की झंझट खत्म करनी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, धैर्य से, जब आपको चीज़ें वहाँ पर लगे कि नहीं हो रहा है तो गहरी लंबी सांस लेना है, फिर आराम से पेपर को पढ़ना है, उसके बाद आपका पेपर अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।